लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी लालटेन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरा क़याम बटोत में गो मुख्तसर था, लेकिन गूनागू रूहानी मसरतों से पुर। मैंने उसकी सेहत अफजा मुकाम में जितने दिन गुजारे हैं, उनके हर लम्हे की याद मेरे ज़ेहन का एक जुज़्व बन के रह गई है, जो भुलाए न भूलेगी। क्या दिन थे! बार बार मेरे दिल की गहराइयों से ये आवाज बुलंद होती है और मैं कई कई घंटे इसके जेरे असर बेखुद व मदहोश रहता हूं। किसी ने ठीक कहा है कि इंसान अपनी गुज़श्ता जिंदगी के खंडहरों पर मुस्तकबिल की दीवारें उस्तुवार करता है। इन दिनों मैं भी यही कर रहा हूं, यानी बीते हुए अय्याम की याद को अपनी मुज़महिल रगों में जिंदगी बख्श इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। जो कल हुआ था उसे अगर आज देखा जाए तो उसके और हमारे दरमियान सदियों का फासला नजर आएगा, और जो कल होना ही है उसके मुतल्लिक हम कुछ नहीं जानते और न जान सकते हैं। आज से पूरे 4 महीने की तरफ देखा जाए तो बटोत में मेरी जिंदगी एक अफसाना मालूम होती है, ऐसा अफसाना जिसका मसविदा साफ न किया गया हो। इस खोई हुई चीज को हासिल करना दूसरे इंसानों की तरह मेरे बस में भी नहीं। जब मैं इस्तकबाल के आईना में अपनी आने वाली जिंदगी का अक्स देखना चाहता हूं, तो इसमें मुझे हाल ही की तस्वीर नजर आती है, और कभी कभी इस तस्वीर के पसे मंजर में माजी के धुंधले नुकूश नजर आते हैं। इनमें बाज नक्श इस कदर तीखे और शोख रंग हैं कि शायद ही उन्हें जमाने का हाथ मुकम्मल तौर पर मिटा सके। जिंदगी के इस खोए हुए टुकड़े को मैं इस वक्त जमाने के हाथ में देख रहा हूं, जो शरीर बच्चे की तरह मुझे बार बार उसकी झलक दिखाकर अपनी पीठ पीछे छुपा लेता है, और मैं इस खेल ही से खुश हूं, इसी को गनीमत समझता हूं। ऐसे वाकयात को जिनकी याद मेरे ज़हन में अब तक ताज़ा है, मैं आमतौर पर दोहराता रहता हूं, ताकि उनकी तमाम शिद्दत बरकरार रहे, और इस गरज के लिए मैं कई तरीके इस्तेमाल करता रहता हूं। बाज़ औक़ात में ये बीते हुए वाक़यात अपने दोस्तों को सुनाकर अपना मतलब हल कर लेता हूं। अगर आपको मेरे उन दोस्तों से मिलने का इत्तिफाक हो तो वो आपसे यकीनन यही कहेंगे कि मैं किस्सा गोई और आप बीतियां सुनाने का बिल्कुल सलीका नहीं रखता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दास्तान सुनाने के दौरान में मुझे सामईन के तेवरों से हमेशा इस बात का एहसास हुआ है कि मेरा बयान गैर मरबूत है, और मैं जानता हूं कि चूंकि मेरी दास्तान में हमवारी कम और झटके ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं अपने महसूसात को अच्छी तरह किसी के दिमाग पर मुंतकिल नहीं कर सकता, और मुझे अंदेशा है कि मैं ऐसा शायद ही कर सकूं। इसकी खास वजह यह है कि मैं अक्सर औकात अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जब ऐसे मुकाम पर पहुंचता हूं जिसकी याद मेरे ज़हन में मौजूद न थी, और वो ख्यालात की रौ में खुद ब खुद बहकर चली आई थी, तो मैं गैर इरादी तौर पर इस नई याद की गहराइयों में गुम हो जाता हूं, और इसका नतीजा ये होता है कि मेरे बयान का तसलसल यकलख्त मुंतशिर हो जाता है, और जब मैं इन गहराइयों से निकलकर दास्तान के टूटे हुए धागे को जोड़ना चाहता हूं तो उजलत में वो ठीक तौर से नहीं जुड़ता। कभी कभी मैं ये दास्तान रात को सोते वक्त अपने ज़हन की ज़बानी खुद सुनता हूं, लेकिन इस दौरान में मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरे ज़हन की ज़बान बहुत तेज़ है और उसको काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात छोटे छोटे वाक़यात इतनी तफसील के साथ खुद ब खुद बयान होना शुरू हो जाते हैं कि तबीयत उकता जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वाक़या की याद किसी दूसरे वाक़या की याद ताज़ा कर देती है, और इसका एहसास किसी दूसरे एहसास को अपने साथ ले आता है, और फिर एहसासात व अफ़कार की बारिश ज़ोरों पर शुरू हो जाती है, और इतना शोर मचता है कि नींद हराम हो जाती है। जिस रोज सुबह को मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के नजर आए, आप समझ लिया करें कि सारी रात मैं अपने ज़हन की किस्सा गोई का शिकार बना रहा हूं। जब मुझे किसी बीते हुए वाक़ये को उसकी तमाम शिद्दतों समेत महफूज करना होता है,
तो मैं कलम उठाता हूं और किसी गोशे में बैठकर कागज पर अपनी जिंदगी के उस टुकड़े की तस्वीर खींच देता हूं। ये तस्वीर भद्दी होती है या खूबसूरत, इसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि हमारे अदबी नक्काद मेरे इन कलमी तस्वीरों के मुतल्लिक क्या राय मुरत्तब करते हैं। दरअसल मुझे उन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं। अगर मेरी तस्वीर कशी सकीम और खाम है तो हुआ करे, मुझे इससे क्या, और अगर ये उनके मुकर्रर करदा मयार में पूरा उतरती है तो भी मुझे इससे क्या सरोकार हो सकता है। मैं ये कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूं कि मुझे कुछ लिखना होता है। जिस तरह आधी शराबखोर दिन ढले शराब खाना का रुख करता है, ठीक उसी तरह मेरी उंगलियां बेख्तियार कलम की तरफ बढ़ती हैं और मैं लिखना शुरू कर देता हूं। मेरा रुए सुखन या तो अपनी तरफ होता है या उन चंद अफराद की तरफ जो मेरी तहरीरों में दिलचस्पी लेते हैं। मैं अदब से दूर और जिंदगी के नजदीक तर हूं। जिंदगी, जिंदगी, आह जिंदगी। मैं जिंदगी जिंदगी पुकारता हूं, मगर मुझमें जिंदगी कहाँ। और शायद यही वजह है कि मैं अपनी उम्र की पिटारी खोलकर उसकी सारी चीजें बाहर निकालता हूं और झाड़ पोंछ कर बड़े करीने से एक कतार में रखता हूं, और उस आदमी की तरह जिसके घर में बहुत थोड़ा सामान हो उनकी नुमाइश करता हूं। बाज औकात मुझे अपना ये फेल बहुत बुरा मालूम होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे पास अगर ज्यादा नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर मुझमें सिफलापन पैदा हो गया है तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं। मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है गनीमत है। दुनिया में तो ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जिंदगी चटियल मैदान की तरह खुश्क है, और मेरी जिंदगी के रेगिस्तान पर तो एक बार बारिश हो चुकी है। गो मेरा शबाब हमेशा के लिए रुखसत हो चुका है, मगर मैं उन दिनों की याद कर रहा हूं जब मैं जवान था। मुझे मालूम है कि ये सारा भी किसी रोज जवाब दे जाएगा, और इसके बाद जो कुछ होगा मैं बता नहीं सकता। लेकिन अपने मौजूदा इंतिशार को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा अंजाम चश्मे फलक को भी नमनाक कर देगा। खराबाए फिक्र का अंजाम। वो शख्स जिसे अंजाम कार अपने वजनी अफकार के नीचे पिस जाना है, ये सुतूर लिख रहा है, और मज़े की बात यह है कि वो ऐसी और बहुत सी सतरें लिखने की तमन्ना अपने दिल में रखता है। मैं हमेशा मगमूम ओ मलूल रहा हूं, लेकिन शब्बीर जानता है कि बटोत में मेरी आहों की जर्दी और तपिश के साथ साथ एक खुशगवार मसर्रत की सुर्खी और ठंडक भी थी। वो आबो आतिश के इस बाहमी मिलाप को देखकर मुतज्जिब होता था, और गालिबन यही चीज थी जिसने उसकी निगाहों में मेरे वजूद को एक मुअम्मा बना दिया था। कभी कभी मुझे वो समझने की कोशिश करता था, और इस कोशिश में वो मेरे करीब भी आ जाता था, मगर दफअतन कोई ऐसा हादसा वक़ुआ पजीर होता जिसके बाइस उसे फिर परे हटना पड़ता था, और इस तरह वो नई शिद्दत से मुझे पुरअसरार और कभी पुरतसन्नो इंसान समझने लगता। इकराम साहब हैरान थे कि बटोत जैसी गैर आबाद और गैर दिलचस्प देहात में पड़े रहने से मेरा क्या मकसद है। वो ऐसा क्यों सोचते थे? इसकी वजह मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि उनके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था, चुनांचे वो इसी मसले पर गौर व फिक्र करते रहते थे। वजीर का घर उनके बंगले के सामने बुलंद पहाड़ी पर था, और जब उन्होंने अपने नौकर की ज़बानी ये सुना कि मैं इस पहाड़ी लड़की के साथ पहरों बातें करता रहता हूं, तो उन्होंने ये समझा कि मेरी दुखती हुई रग उनके हाथ आ गई है, और उन्होंने एक ऐसा राज मालूम कर लिया है जिसके इफ्शा पर तमाम दुनिया के दरवाजे मुझ पर बंद हो जाएंगे। लोगों से जब वो इस मसले पर बातें करते थे तो ये कहा करते थे, मैं ताय्युश पसंद हूं और एक भोली भाली लड़की को फांस रहा हूं। और एक बार जब उन्होंने मुझसे बात की तो कहा, देखिए पहाड़ी लौंडिया बड़ी खतरनाक है, ऐसा न हो कि आप उसके जाल में फंस जाएं। मेरी समझ में नहीं आता था कि उन्हें या किसी और को मेरे मुआमलात से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वजीर का कैरेक्टर बहुत खराब था और मेरा कैरेक्टर भी कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि लोग क्यों मेरी फिक्र में मुब्तला थे, और फिर जो उनके मन में था साफ साफ क्यों नहीं कहते थे। वजीर पर मेरा कोई हक नहीं था और न वो मेरे दबाव में थी। इकराम साहब या कोई और साहब अगर उससे दोस्ताना पैदा करना चाहते
तो मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता था। दरअसल हमारी तहजीब व मुआशरत ही कुछ इस किस्म की है कि आमतौर पर साफ गोई को मायूब ख्याल किया जाता है। खुलकर बात ही नहीं की जाती और किसी के मुतल्लिक अगर इजहार ख्याल किया भी जाता है तो गिलाफ चढ़ाकर। मैंने साफगोई से काम लिया और उस पहाड़ी लौंडिया से, जिसे बड़ा खतरनाक कहा जाता, अपनी दिलचस्पी का एतराफ किया। लेकिन चूंकि ये लोग अपने दिल की आवाज को दिल ही में दबा देने के आदी थे, इसलिए मेरी सच्ची बातें उनको बिल्कुल झूठी मालूम हुई और उनका शक बदस्तूर कायम रहा। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाता कि मैं अगर वजीर से दिलचस्पी लेता हूं तो इसका बाइस ये है कि मेरा माजी व हाल तारीक है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, इसीलिए मैं उससे ज्यादा वाबस्ता था। वजीर से मेरी दिलचस्पी उस मोहब्बत का रिहर्सल थी जो मेरे दिल में उस औरत के लिए मौजूद है जो अभी मेरी जिंदगी में नहीं आई। मेरी जिंदगी की अंगूठी में वजीर एक झूठा नगीना थी, लेकिन ये नगीना मुझे अजीज था, इसलिए कि उसकी तराश, उसका माप बिल्कुल उस असली नगीने के मुताबिक था जिसकी तलाश में मैं हमेशा नाकाम रहा हूं। वजीर से मेरी दिलबस्तगी बेगरज नहीं थी, इसलिए मैं गरजमंद था। वो शख्स जो अपने गम अफजा माहौल को किसी के वजूद से रौनक बख्शना चाहता हो, उससे ज्यादा खुदगरज और कौन हो सकता है। इस लिहाज से मैं वजीर का ममनून भी था और खुदा गवाह है कि मैं जब कभी उसको याद करता हूं तो बेख्तियार मेरा दिल उसका शुक्रिया अदा करता है। शहर में मुझे सिर्फ एक काम था, अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के घुप अंधेरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहना और बस। मगर बटोत में इस तारीकी के अंदर रोशनी की एक शुआ थी, वजीर की लालटेन। भटियारी के यहाँ रात को खाना खाने के बाद मैं और शब्बीर टहलते टहलते इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच जाते। ये बंगला होटल से करीबन 3 जरीब के फासले पर था। रात की खुंक और नीम मरतूब हवा में इस चहलकदमी का बहुत लुत्फ आता था। सड़क के दाएं बाएं पहाड़ों और ढलवानों पर मकई के खेत रात के धुंधलके में खाकस्तरी रंग के बड़े बड़े कालीन मालूम होते थे, और जब हवा के झोंके मई के पौधों में लर्जिश पैदा कर देते तो ऐसा मालूम होता है कि आसमान से बहुत सी परियां इन कालीनों पर उतर आई हैं और हौले हौले नाच रही हैं। आधा रास्ता तय करने पर जब हम सड़क के बाएं हाथ एक छोटे से 2 मंजिला चोबी मकान के करीब पहुंचते तो शब्बीर अपनी मखसूस धुन में ये शेर गाता है, हर कदम फितना है क़यामत है, आसमां तेरी चाल किया जाने। ये शेर गाने की खास वजह ये थी, इस चोबी मकान के रहने वाले इस गलत फहमी में मुबतला थे कि मेरे और वजीर के ताल्लुकात अखलाकी नुक्ते निगाह से ठीक नहीं। हालांकि वो अखलाक के मयानी से बिल्कुल नाआशना थे। ये लोग मुझसे और शब्बीर से बहुत दिलचस्पी लेते थे और मेरी नकल व हरकत पर ख़ास तौर पर निगरानी रखते थे। वो तफरीह की गरज से बटोताए हुए थे और उन्हें तफरीह का काफ़ी सामान मिल गया था। शब्बीर ऊपर वाला शेर गाकर उनकी तफरीह में मजीद इजाफा किया करता था। उसको छेड़छाड़ में ख़ास लुत्फ आता था। यही वजह है कि उन लोगों की रिहाइश गाह के ऐन सामने पहुंचकर उसको ये शेर याद आ जाता था और वो फौरन उसे बुलंद आवाज में गा दिया करता था। रफ्ता रफ्ता वो इसका आदी हो गया था। ये शेर किसी खास वाक़ये या तअस्सुर से मुतल्लिक न था। मेरा ख्याल है कि उसे सिर्फ यही शेर याद था, या हो सकता है कि वो सिर्फ उसी शेर को गा सकता था, वरना कोई वजह न थी कि वो बार बार यही शेर दोहरा था। शुरू शुरू में अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर हमारी चहलकदमी चोबी मकान के चोबी साकिनों पर वो गैर मामूली तौर पर उजड़ और गंवार वाक़ा हुए थे, कोई असर पैदा न कर सकी। मगर कुछ दिनों के बाद उनके बालाई कमरे में रोशनी नजर आने लगी और वो हमारी आमद के मुंतज़िर रहने लगे। और जब एक रोज़ उनमें से एक ने अंधेरे में हमारा रुख मालूम करने के लिए बैटरी रोशन की तो मैंने शब्बीर से कहा, आज हमारा रुमान मुकम्मल हो गया। मगर मैंने दिल में उन लोगों के काबिल रहम हालत पर बहुत अफसोस किया, क्योंकि वो बेकार 2-2, 3-3 घंटे तक जागते रहते थे। हस्बाए मामूल एक रात शब्बीर ने उस मकान के पास पहुंचकर शेर गाया और हम आगे बढ़ गए। बैटरी की रोशनी हस्बे मामूल चमकी और हम बातें करते हुए इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच गए।
उस वक्त रात के 10 बजे होंगे। हू का आलम था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। आसमान हम पर मर्तबान के ढकने की तरह झुका हुआ था और मैं ये महसूस कर रहा था कि हम किसी बंद बोतल में चल फिर रहे हैं। सुकूत अपनी आखिरी हद तक पहुंचकर मुतकल्लिम हो गया था। बंगले के बाहर बरामदे में एक छोटी सी मेज पर लैंप जल रहा था और पास ही पलंग पर इकराम साहब लेटे किसी किताब के मुताले में मसरूफ थे। शब्बीर ने दूर से उनकी तरफ देखा और दफतन साधुओं का मखसूस नाराए मस्ताना अलख निरंजन बुलंद किया। इस गैर मुतवक्के शोर ने मुझे और इकराम साहब दोनों को चौंका दिया। शब्बीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर हम दोनों बरामदे में दाखिल होकर इकराम साहब के पास बैठ गए। मेरा मुंह सड़क की जानिब था। ऐन उस वक्त जब मैंने हुक्का की नए मुंह में दबाई, मुझे सामने सड़क के ऊपर तारीकी में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। फिर एक मुतहर्रिक साया नजर आया और इसके बाद रोशनी एक जगह साकिन हो गई। मैंने ख्याल किया कि शायद वजीर का भाई अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। चुनांचे उधर देखना छोड़कर मैं शब्बीर और इकराम साहब के साथ बातें करने में मशगूल हो गया। दूसरे रोज शब्बीर के नारा बुलंद करने के बाद फिर अखरोट के दरख्त के अक़ब में रोशनी नमूदार हुई और साया हरकत करता हुआ नजर आया। तीसरे रोज भी ऐसा हुआ। चौथे रोज सुबह को मैं और शब्बीर चश्मे पर गुस्ल को जा रहे थे कि ऊपर से एक कंकर गिरा। मैंने बैक वक्त सड़क के ऊपर झाड़ियों की तरफ देखा। वजीर सर पर पानी का घड़ा उठाए हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अपने मखसूस अंदाज में हंसी और शब्बीर से कहने लगी, क्यों जनाब, ये आपने क्या वतीरा इख्तियार किया है कि हर रोज हमारी नींद खराब करे? शब्बीर हैरत ज़दा होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं वजीर का मतलब समझ गया। शब्बीर ने उससे कहा, आज आप पहेलियों में बात कर रही हैं? वजीर ने सर पर घड़े का तवाजुन कायम रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इतनी देर तक लालटेन जलाकर अखरोट के नीचे बैठी रहती हूं और आपसे इतना भी नहीं होता कि फूटे मुंह से शुक्रिया ही अदा कर दे। भला आपकी जूती को क्या गरज पड़ी है? ये चौकीदारी तो मेरे ही जिम्मे है। आप टहलने को निकलें और इकराम साहब के बंगले में घंटों बातें करते रहें और मैं सामने लालटेन लिए ऊँघती रहूं। शब्बीर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, ये क्या कह रही हैं? भाई मैं तो कुछ न समझा, ये किस धुन में अलाप रही हैं? मैंने शब्बीर को जवाब न दिया और वजीर से कहा, हम कई दिनों से रात गए इकराम साहब के यहाँ आते हैं। 2-3 मरतबा मैंने अखरोट के पीछे तुम्हारी लालटेन देखी, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम खास हमारे लिए आती हो। इसकी क्या जरूरत है? तुम नाहक अपनी नींद क्यों खराब करती हो? वजीर ने शब्बीर को मुखातिब करके कहा, आपके दोस्त बड़े ही नाशुक्रे हैं। एक तो मैं उनकी हिफाजत करूं और ऊपर से यही मुझ पर अपना एहसान जताएं। उनको अपनी जान प्यारी ना हो, पर वो कुछ कहते कहते रुक गई और बात का रुख यूं बदल दिया। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि यहां उनके बहुत दुश्मन पैदा हो गए, फिर आप उन्हें क्यों नहीं समझाते कि रात को बाहर ना निकला करें? वजीर को वाकई मेरी बहुत फिक्र थी। बाज औकात वो मुझे बिल्कुल बच्चा समझकर मेरी हिफाजत की तदबीरें सोचा करती थी, जैसे वो खुद महफूज व मामून है और मैं बहुत सी बलाओं में घिरा हुआ हूं। मैंने उसे कभी न टोका था, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि उसे उस शगल से बाज रखूं जिससे वो लुत्फ उठाती है। उसकी और मेरी हालत बेनिही एक जैसी थी। हम दोनों एक ही मंजिल की तरफ जाने वाले मुसाफिर थे, जो एक लकोदक सहरा में एक दूसरे से मिल गए थे। उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी, ताकि हमारा सफर अच्छी तरह कट सके। मेरा और उसका सिर्फ ये रिश्ता था जो किसी की समझ में नहीं आता था। हम हर शब मुकर्ररा वक्त पर टहलने को निकलते। शब्बीर चौबी मकान के पास पहुंचकर शेर गाता, फिर इकराम साहब के बंगले से कुछ दूर खड़े होकर नारा बुलंद करता। वजीर लालटेन रोशन करती और उसकी रोशनी को हवा में लहराकर एक झाड़ी के पीछे बैठ जाते। शब्बीर और इकराम साहब बातें करने में मशगूल हो जाते और मैं लालटेन की रोशनी में उस रोशनी के जर्रे ढूंढता रहता जिससे मेरी जिंदगी मुनव्वर हो सकती थी। वजीर झाड़ियों के पीछे बैठी न जाने क्या सोचती रहती। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी लालटेन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।